हेलो टू एवरीवन। देखिए अपन यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th के लिए पढ़ाई जा रही है। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत ही बड़ा और लेंथी है, दुनिया का सबसे लेंथी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रहता है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से ही एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। उसके अंदर और पार्टिकल होते हैं जो आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब जो अनुमान लगाया गया वो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी बेस पे लगाया गया। फिर इसका यूज इकोनॉमिस्ट भी करता है, कॉमर्शियल जगत के अंदर देखे, बिजनेस के अंदर देखे, स्टॉक एक्सचेंज में देखे, एटमॉस्फेयर वाले करते हैं। उसके अलावा जियोग्राफिकल जो सर्वे रहते हैं, जियोलॉजिकल रहते हैं, सोशल प्लानर्स जो होते हैं, या किसी कंट्री का पूरा होल एंड सोल जितना भी इकोनॉमी या किसी कंट्री का ग्रोथ रेट, डिके रेट वगैरह जो है क्या अनुमानित रहता है। जितने भी प्लानिंग्स बनते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना आप नाम सुनते हो, मनरेगा वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये सब प्रोबेबिलिटी मतलब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से डिफाइंड करने वाला एडवांस थ्योरी आज पूरी दुनिया में बन चुका है। इसकी हेल्प से नए नए इनोवेशन होते हैं। बायोलॉजिकल डेटा है, ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो, किसी के भी जो डेटाज होते हैं तो उस डेटाज को स्टडी करके ही आगे के बारे में अनुमान लगाया जाता है। दैट मीन्स इसके यूजेस वर्ल्ड वाइड सराउंडिंग, एक घर से लेके या इंडिविजुअल व्यक्ति से लेके सराउंडिंग पूरे वर्ल्ड वाइड लार्ज स्केल पे भी होता है। माइनर रिसर्च हो या मेजर हो, स्पेस साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आपका एआई हो, सब कुछ ये प्रोबेबिलिटी के उपयोग से अपने को समझने में आसानी रहती है। तो ये ध्यान रहे कि आप सिर्फ अभी क्लास 10th लेवल पे पढ़ रहे हो तो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर एडवांस प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हैं या इन फ्यूचर पढ़ना चाहो तो हमारा जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए चैनल है उसके लिंक आपको जब आप आओगे उस पोजीशन तक तब मिल जाएगी। तो आज अपन क्लास 10th आपका जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है वो अच्छा जाना चाहिए। फिलहाल अपने माइंड में एक ही बात आप ध्यान रहे कि प्रोबेबिलिटी को क्लास 10th लेवल पे कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? दैट मीन्स कि स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला ऐसा वर्क, मतलब फ्रीली, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर न लगाया जाए किसी वर्क को करने से, कोई हर्डल्स न हो, एक्स्ट्रा हर्डल्स या सराउंडिंग हर्डल्स आपके ऊपर नहीं लगाई जाए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाए। फ्रीली आप जब कोई वर्क करते हैं और ऐसा वर्क जिसको करने से कुछ रिजल्ट बनते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दो टीम मैच खेलती है, तो मैच खेलना यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्ले अ मैच है, प्ले अ मैच बाय टू टीम, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो उस समय 100% आपको रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कोई टीम जीतेगी तो कोई टीम हारेगी, उसके अलावा टाई भी जा सकता है, वो भी अपने आप में एक रिजल्ट है। तो इस तरह से रैंडम एक्सपेरिमेंट को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि अ वर्क विद डन फ्रीली विदाउट एनी सराउंडिंग हर्डल्स एंड प्रेशर, बिना किसी दबाव में, बिना किसी बायस किए हुए कोई काम किया जाता है जिससे कि कुछ रिजल्ट आते हैं, और इसी वर्क को अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी के अंदर कहते हैं। फिर दूसरा वर्ड आता है सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? जिसको अपन यूनिवर्स भी मान सकते हैं। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट क्या है? तो सैंपल स्पेस को मैं आपको समझाता हूं। यूनिवर्स का अर्थ कोई बड़ा स्पेस या कोई पूरा अपना जो यूनिवर्स अपन जिसको समझते हैं जनरली लैंग्वेज में वो नहीं है। अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कंडीशन में यूनिवर्स भी अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप क्लास 10th किसी स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी क्लास के लिए आपका स्कूल है वो पूरा यूनिवर्स हो गया। और आपका स्कूल है वो किसी टाउन में आया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो स्कूल है उसके लिए यूनिवर्स है वो टाउन हो गया। टाउन के लिए डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्स हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट एंड स्टेट के लिए कंट्री। दैट मीन्स जैसा आपका रिसर्च होता है, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि प्रोबेबिलिटी का यूज रिसर्च टेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो रिसर्च फील्ड आपका क्या है, आप किस पे वर्क करना चाह रहे हो, जो आपका
जो रिसर्च क्राइटेरिया है उस बेस पे आपका यूनिवर्स अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा असाधारण भाषा में आपको डिफाइन कर देता हूं कि यूनिवर्स को आप ले सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल रिजल्ट। जब आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे, और इन सभी रिजल्ट का एक कलेक्शन कर दिया जाए कि जैसे दो टीमों ने मैच खेला या आपने एक कॉइन को फ्रीली टॉस किया, तो एक कॉइन को टॉस करने पर सभी रिजल्ट कौन सा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये जो टोटल कलेक्शन ऑफ द रिजल्ट है, ऑल रिजल्ट, इज नोन एज अ सैंपल स्पेस। ये दूसरा पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सपोज एक डाइस को फेंकते हैं, तो डाइस के ऊपर आपके पास में 1 2 3 4 5 एंड 6 तक डिजिट रहते हैं। एक नेचुरल डाइस होना चाहिए, बाइस किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो उस समय यूनिवर्स हो जाता है 1 से 6 यूनिट का, जितने भी प्रत्येक रिजल्ट है, मतलब डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी डिजिट आ सकता है। तो ये सभी जो रिजल्ट है, जो सभी प्रकार के डिजिट का आना ऑल रिजल्ट का कलेक्शन हो गया, और कलेक्शन ऑफ ऑल रिजल्ट इज नोन एज सैंपल स्पेस। तीसरे पॉइंट पे आते हैं इवेंट। व्हाट इज इवेंट? तो इसका जो सैंपल स्पेस का प्रत्येक वैल्यू, मतलब आप कह सकते हो कि प्रत्येक प्रकार की ऑक्यूरेंस जो होती है, जैसे 1 का आना भी अपने आप में एक इवेंट है, 3 का आना, 2 का आना, 4 का आना, 5 का या 6 का किसी भी डिजिट का आना अपने आप में इवेंट है। अब इवेंट के मैंने दो भाग कर दिए, सिंपल एंड कंपाउंड। व्हाट इज सिंपल इवेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड? तो इस डाइस वाले एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि जैसे आपको दिया हुआ है 3 आना, डिजिट डाइस को थ्रो किया और 3 का डिजिट आना, तो 3 का डिजिट आना मतलब एक प्रकार से संभव हो सकता है। तो ये क्या हो गया, सिंपल इवेंट। ऐसा कलेक्शन या ऐसा सेट जिसमें एक ही मेंबर हो किसी भी इवेंट्स में, दीज आर सिंपल इवेंट। कंपाउंड, जैसे अब मैं बोलता हूं यहाँ पे कि इवन नंबर आना, तो इवन नंबर के लिए मेरे पास कौन कौन से कैंडिडेट है, 2 4 6, तो मोर देन वन रिजल्ट का जो कलेक्शन रहेगा, दीज आर कंपाउंड इवेंट्स। सिंगल कॉइन के अंदर देखें तो हेड के आना भी अपने आप में सिंपल इवेंट है और टेल का आना भी सिंपल इवेंट है। दो कॉइन है तो दो कॉइन फेंकेंगे, यहां पे लिख सकते हैं अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, और देखिए एक कॉइन को दो बार फेंके या 2 कॉइन टॉस एट वंस। दोनों बार एक ही कंडीशन रहेगी, दोनों बार हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, या टेल टेल। अब आपको बोला जाए कि हेड का आना या टेल का आना, तो हेड का आना या टेल का आना आपके पास कितने प्रकार से पॉसिबल है? हेड टेल इस ऑर्डर में भी आ सकता है, इस अरेंजमेंट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट बने हैं, दैट मीन्स ये आपकी कंपाउंड इवेंट्स है। ये भी ध्यान रहे साथ साथ, एक कॉइन को दो बार फेंके मतलब एन बार ड्रॉ किया जाए उसका, या एन कॉइन को एट वंस उसका टॉस किया जाए। सैंपल स्पेस जो रहती है, ये आपकी सैंपल स्पेस एस में बता सकता हूं। सैंपल स्पेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक डाइस को दो बार फेंको या दो डाइस एक बार फेंको, उससे भी सैंपल स्पेस पे कोई फर्क नहीं आना है। तो सिंपल और कंपाउंड, सिंपल में एक ही मेंबर रहेगा इस सेट के अंदर, और कंपाउंड में मोर देन वन मेंबर्स रहते हैं, तो वो आपके पास में क्या रहती है, कंपाउंड इवेंट्स रहती है। ये भी आपके क्लियर हो गया। एग्जिस्टिंग इवेंट, तो एग्जिस्टिव के लिए यही एग्जांपल काम में लेते हैं। जैसे एक कॉइन को फेंकते हैं तो इसके अंदर हेड और टेल आने का टोटल जो चांस रहेगा, मतलब उसके ऊपर टोटल रिजल्ट जो है वो इस सैंपल स्पेस में ऑक्यूर होंगे, इसमें से ही ऑक्यूरेंस होगी, तो वो कहलाएगी एग्जिस्टिव इवेंट। मतलब 1 का आना, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का आना एग्जिस्टिव इवेंट मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर। तो देखिए प्रोबेबिलिटी को एक तरह से रेशियो में बताया गया है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स।
मतलब आप कोई भी वर्क करते हैं तो उसके अंदर आपको जो रिक्वायर्ड है, आपके रिसर्च के लिए जो रिक्वायर्ड है वो तो हो जाता है फेवरेबल, जिसको अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और टोटल आउटकम्स कि उस समय टोटल कितने रिजल्ट बन रहे हैं वो हो जाता है आपके लिए सैंपल स्पेस के मेंबर। सपोज दैट एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊं आपको कि एक डाइस को फेंका जाता है, तो एक डाइस को फेंका जाता है दैट मीन्स अ डाइस इज थ्रो एट वंस, तो अपने पास में टोटल रिजल्ट आते हैं 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6। ये अपनी टोटल यूनिवर्स बन गई, सैंपल स्पेस बन गई। अब आपको एक ये इवेंट दी जाती है जिसमें बोला हो कि जैसे इवन आना, तो इवन के लिए ए के अंदर मेंबर कौन कौन रहेगा, 2, 4, 6। टोटल आउटकम्स कितने, 6 है। इवन के लिए कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल, तो इवन आना आपके लिए फेवरेबल हो गया और इसके लिए आउटकम्स 3 है और टोटल 6 है, दैट मीन्स 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब आप जानते हैं इसको रेशियो में लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी को रेशियो के अलावा और अपन किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपके पास में प्रोबेबिलिटी आई थी 1/2, इसको अपन डेसिमल में बदलेंगे तो 0.5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर? तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी को डेसिमल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसको परसेंटेज में बदले तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स ये कितनी हो गई, 50%। तो प्रोबेबिलिटी को 50% मतलब परसेंटेज में बदला जा सकता है, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, तीनों फॉर्म में ये डिफाइंड होती है। अब जब किसी अब प्रोबेबिलिटी के बाद इक्वली लाइकली इवेंट, तो ऐसी दो प्रोबेबिलिटियां जिनकी चांस सेम हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज टेल इज 1/2। दो ऐसे इवेंट्स जिनका प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, P of H equal to P of T, when both events are known equally likely events, that means इनकी occurrence की इक्वल प्रोबेबिलिटियां है। तो जब प्रोबेबिलिटियां इक्वल रहती है उसको अपन इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं, ये भी ध्यान रहे। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की रेंज पे, तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 0 to 1, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से मोर कभी नहीं होगी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1 से मोर नहीं होगी और 0 से लेस नहीं होगी। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हमेशा नॉट मोर देन 1 रहेगी एंड नॉट अ नेगेटिव नंबर, नॉट अ नेगेटिव नंबर। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से मोर नहीं होगी और 0 से लेस नहीं होगी। अब 1 होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसको भी याद रख लीजिए आप। जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो इसको अपन श्योर इवेंट कहते हैं या सर्टेन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दीज आर नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें काम में आ सकते हैं। और उसके अलावा 0 और 1 के बीच में कोई सा भी फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का रेंज भी आपको याद रखना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नेक्स्ट इज नॉट को बताता है। अब देखिए थोड़ा सा सैंपल स्पेस और एग्जिस्टिव पे मैं आपको वापस ला रहा हूं कि एक सैंपल इज एग्जिस्टिव इवेंट मतलब सैंपल स्पेस में होने वाली घटना या इवेंट, उनका सम है वो ऑलवेज 1 रहता है। दैट मीन्स समेशन ऑफ, ये मैंने यूज किया है यहाँ पे सिग्मा, जिसको आप स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हो, तो सिग्मा ऑफ पी इज इक्वल टू 1। मतलब इस सैंपल स्पेस में घटने वाली जितनी भी इवेंट्स है उन सभी प्रोबेबिलिटियों का सम 1 होता है। मान लीजिए कि आपकी सैंपल स्पेस में ए बी सी डी इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड डी एंड सो ऑन, ऑलवेज 1 से बड़ा सम कभी भी नहीं होगा, सभी प्रोबेबिलिटियों का सम ऑलवेज 1 रहता है। अब इसी बेस पे अपन कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट ऑपरेशन को समझेंगे कि नॉट के अंदर क्या रहता है। अगर दो इवेंट्स है, मान लीजिए ये P ऑफ A है और इसका नॉट मतलब P ऑफ A नॉट, इनका सम हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। दैट मीन्स P ऑफ A नॉट फाइंड करना है तो 1 माइनस P ऑफ A।
अगर ए को आप सक्सेस कहते हैं तो अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी ए नॉट, इस ए डैश को अपन किससे बता सकते हैं, ए नॉट मतलब नॉट ऑक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी अब 1 रहती है, उसमें से ऑक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे तो नॉट ऑक्यूरेंस की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है। तो इस तरह से देखिए अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स को भी समझ लिया। अब वैसे बहुत लेंदी है, बट क्लास 10th में आपको इतना ध्यान जरूर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कॉइन रिलेटेड आपके पास में कंडीशन सैंपल स्पेस कैसे बनाई जाती है शॉर्ट तरीके से, आसानी से आप भूल नहीं जाओ। डाइस से रिलेटेड प्लेइंग कार्ड्स, बैक वाले क्वेश्चन, फिर नंबरिंग, और उसके बाद लॉटरी सिस्टम और एरिया रिलेटेड और कुछ एडवांस क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई एग्जाम में आते हैं। आप आरबीएसई में हो तो आपके स्टेट क्वेश्चन आते हैं, सीधा बुक ओरिएंटेड ही पेपर रहता है, बट थोड़ा सा हो सकता है किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी समझ ना आने से आप रॉन्ग करके नहीं आ जाओ। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के अंदर जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, ताकि उनको भी एग्जाम से पहले पहले पूरी बुक का एक रिवीजन मिल सके, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो शॉर्ट ट्रिक दिए जा रहे हैं हमारे चैनल पे, उसका बेनिफिट उनको भी मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।